हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम पहले वो सारी थ्योरम्स कर चुके हैं जो किसी नेम से आते हैं। जैसे हमारी आइलर थ्योरम हो गई, लैग्रांजे थ्योरम हो गई, कोची मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, हाउसडोर्फ प्रॉपर्टी हो गई। वो सारी थ्योरम्स हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं की है तो चैनल के होम पेज पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के नाम से, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की पहली थ्योरम देखते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। सारे के सारे साइक्लिक ग्रुप कैसे होते हैं? अबेलियन ग्रुप होते हैं। यानी कि गाइस, सारे के सारे जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी को? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इफ ए इज जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी, अगर ए किसी साइक्लिक ग्रुप का क्या है? जनरेटर है। देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ जी, तब ए इनवर्स भी किसका होगा जनरेटर? हमारे ग्रुप का जनरेटर होगा। अगर ए किसका जनरेटर है? साइक्लिक ग्रुप का, तब ए इनवर्स किसका जनरेटर होगा? ग्रुप जी का होगा। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट। ए साइक्लिक ग्रुप जी विद जनरेटर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन। अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है जी विद जनरेटर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन, और जिसका जनरेटर का ऑर्डर कितना है? एन। जनरेटर का ऑर्डर कितना है? एन। इज आइसोमोर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। वो कैसी इमेज रखेगा? वो आइसोमोर्फिक होगा। क्या होगा? आइसोमोर्फिक होगा टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। किसके रेस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के रेस्पेक्ट में। ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और कितनी रूट्स ऑफ यूनिटी रखता है? nth रूट ऑफ यूनिटी रखता है। यानी कि ध्यान समझेंगे, इसमें चार तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का, उसका ऑर्डर कितना है? एन है। ऑर्डर कितना है? एन। इसको चेंज कर सकता है, पूछ सकता है एन ऑर्डर, 1/n ऑर्डर, एन स्क्वायर या 1/n स्क्वायर ऑर्डर। यहाँ पर पूछेगा कि कौन सी इमेज रखता है जो हमारा साइक्लिक ग्रुप जी है, वो कौन सी इमेज रख सकता है? चेंज कर सकता है, मोरोमोर्फिज्म, ऑटोमोर्फिज्म, आइसोमोर्फिज्म या होमोमोर्फिज्म। तो आपको याद रखना है वो कौन सी इमेज रखता है? आइसोमोर्फिज्म इमेज रखता है, यानी कि आइसोमोर्फिक इमेज रखता है टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। कौन से ग्रुप के रेस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप? इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। और कितनी रूट्स ऑफ यूनिटी रखता है? nth रूट्स ऑफ यूनिटी रखता है। कितनी? nth रूट्स ऑफ यूनिटी। गाइज, ये वाली थ्योरम से ना रिपीट हो गई थी मुझसे जब मैं नोट्स बना रही थी, तो इसलिए हम आगे की थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। यानी कि जितने भी ग्रुप होंगे और उनका ऑर्डर कितना होगा? अगर प्राइम ऑर्डर है तो वो सब हमारे कैसे ग्रुप होंगे? साइक्लिक ऑर्डर होंगे। कैसे होंगे? सारे ग्रुप कौन से ग्रुप होंगे? हमारे साइक्लिक ग्रुप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पजेसिस प्रॉपर सब ग्रुप। ध्यान से देखो, अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है किसका? किसी कंपोजिट ऑर्डर का। किसका ऑर्डर का? कंपोजिट ऑर्डर का। तो वो जो रखेगा कौन सा सब ग्रुप रखेगा? गाइज, प्रॉपर सब ग्रुप रखेगा। कंपोजिट ऑर्डर वाला फाइनाइट ग्रुप हमेशा कौन सा ऑर्डर रखता है? कौन सा सब ग्रुप रखता है? हमेशा प्रॉपर सब ग्रुप रखता है। ध्यान देना है, यहाँ पे इम्प्रॉपर लिख सकता है। कौन सा रखता है? सब ग्रुप। प्रॉपर सब ग्रुप रखता है, याद रहेगा। नेक्स्ट थ्योरम इज, इफ ए साइक्लिक ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए। अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप जी है और वो किससे जनरेट हुआ है? किसी एलिमेंट ए से जनरेट हुआ है, ऑफ ऑर्डर एन, और जिसका ऑर्डर कितना है? एन है। देन ए की पावर एम इज ए जनरेटर ऑफ जी, तब ए की पावर एम किसका जनरेटर होगा? जी का। कब होगा? ध्यान से देखो, आई एफ, इफ एंड ओनली इफ। देखो, आई इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। मैंने आपको दोनों बताई हुई कि थ्योरम्स को आगे से भी पूछा है और पीछे से भी पूछा है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एम एंड एन इज 1। जो एम और एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा ना, वो क्या होगा? 1 होगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होगा? 1 होगा। इफ एम एंड एन आर रिलेटिव प्राइम। एम और एन कैसे नंबर है? हमारे रिलेटिव प्राइम नंबर है। ध्यान से देखेंगे, इसमें पूछेगा आपसे कि एम और एन किस तरह के नंबर्स होते हैं। आपसे पूछ सकता है ट्विन प्राइम्स होते हैं, प्राइम्स होते हैं, रिलेटिव प्राइम्स होते हैं, या स्क्वायर बेस प्राइम होते हैं। तो आपको याद रखना है कि वो हमारे रिलेटिव प्राइम्स होते हैं। कैसे प्राइम्स होते हैं? रिलेटिव प्राइम्स होते हैं।
और ध्यान से देखो, इफ ए साइक्लिक ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर एन, अगर आपका कोई क्या है साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर कितना है एन, और वो किससे जनरेट हुआ है, एलिमेंट ए से जनरेट हुआ है, देन ए की पावर एम इज जनरेटर ऑफ जी। तब ए की पावर एम किसका जनरेटर होगा, जी का। कब होगा, जब एम और एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे 1 लिख सकता है, 2 लिख सकता है, 3 लिख सकता है, 0 लिख सकता है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों कितना होगा, 1 होगा। और साथ के साथ एम और एन कैसे एलिमेंट्स होंगे, एम और एन हमारे रिलेटिव प्राइम्स होंगे। देखो गाइज, जो ये थ्योरम चल रही है मुझे पता है थोड़ी टफ है, लेकिन ग्रुप थ्योरी का इतना ज़्यादा रेशियो हमारे एग्जाम में दिया हुआ है कि 2 यूनिट ग्रुप थ्योरी से दी हुई है और 2 दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन से। इसलिए मैंने सबसे पहले जो हमारे 60 डे बैच चल रहा है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कराई है, और इसमें जब थ्योरम्स बिना स्टेटमेंट वाली थ्योरम करा रही हूँ वो पहले मैं ग्रुप थ्योरी से और रिंग थ्योरी से करा रही हूँ। तो थोड़ा पेशेंस से रखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है ना। और ये थ्योरम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैंने आप जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं आप उसमें जाके चेक भी कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ जी इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जी कैसा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें जी हमारा कैसा था, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था, लेकिन जी अब कैसा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। देन जी हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, तब जी के कितने जनरेटर्स होंगे, 2 जनरेटर्स होंगे। एंड जी इज आइसोमोर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। और जी कैसा होगा, आइसोमोर्फिक होगा, और कैसे ग्रुप के रेस्पेक्ट में, एडिटिव ग्रुप के रेस्पेक्ट में। और गाइस जो हमने पहले थ्योरम की थी, द थ्योरम इज दिस, यहाँ पे कौन सा ग्रुप था हमारा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। और जो हम ये थ्योरम कर रहे हैं इंटीजर्स वाली, और जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप रखता है, और जी के कितने जनरेटर्स हैं यहाँ पर, 2 जनरेटर्स हैं। तो अगर जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और जी के 2 जनरेटर है, एंड जी इज आइसोमोर्फिक, जी कैसा है, आइसोमोर्फिक है टू द एडिटिव ग्रुप, किसके रेस्पेक्ट में, एडिटिव ग्रुप के रेस्पेक्ट में, ऑफ दी इंटीजर्स, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर आप साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप करते हैं ना, अगर आप साइक्लिक ग्रुप का क्या लेते हैं, सब ग्रुप लेते हैं, तो वो भी हमारा कैसा आता है, हमेशा साइक्लिक ही आता है, ठीक है ना। जितने भी आप साइक्लिक ग्रुप लेंगे उन सबका क्या निकालेंगे, सब ग्रुप निकालते जाएंगे, वो सारे सब ग्रुप भी हमारे कैसे आएंगे, साइक्लिक ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। यानी कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप है और किसका, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, तब ये प्रॉपर सब ग्रुप भी हमारा इनफाइनाइट ही होगा। अगर आपके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप है और वो कैसा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तब ये प्रॉपर सब ग्रुप की जो काउंटिंग होगी, अगर आप इनको काउंट करने लगे तो वो कितने होंगे नंबर्स में, वो इनफाइनाइट होंगे, कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। नेक्स्ट थ्योरम इज, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल। कोई सब ग्रुप ग्रुप जी का नॉर्मल होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली, ध्यान से देखेंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, एच के, एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, एच के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। देखो ध्यान से, जो ये एच है हमारा, ये सब ग्रुप है, और एक्स हमारा किस में बिलोंग करता है, ग्रुप में। कभी कभी ये पूछ लेता है कि क्या ये एक्स भी एच का एलिमेंट है, नहीं, ये एक्स जो है हमारा ग्रुप का एलिमेंट है, और जो एच है वो सब ग्रुप है। और एक्स एच एक्स इनवर्स की आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको एलिमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, अगर वे सब ग्रुप ही प्राप्त हो रहा है, तब आप कहेंगे कि जो हमारा सब ग्रुप है वो सब ग्रुप कैसा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप। देखो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है ना, तो यानी कि दोनों तरफ से थ्योरम है कि अगर एक्स कोई ग्रुप एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच को फॉलो करता है, तब जो ग्रुप होगा वो 100% कैसा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और अगर कोई ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है तब वो हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी रखेगा, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल है, एच के, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कोई सब ग्रुप किसी ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ
ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। देखो किसी सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे, तब कहेंगे जब उसका जो लेफ्ट कोसेट होगा वही उसका क्या होगा, राइट कोसेट। यानी कि जब एच ए इक्वल टू ए एच के हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे कि कोई भी सब ग्रुप हमारा कैसा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप। और देखो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लिखा है, यानी कि थ्योरम दोनों तरफ से है कि अगर कोई सब ग्रुप, कोई हमारे पास ग्रुप है उसमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों क्या है, इक्वल है, तब जो सब ग्रुप होगा तब हमारा क्या होगा, जो सब ग्रुप होगा वो 100% कौन सा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। याद रहेगा, कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज इट सेल्फ ए नॉर्मल सब ग्रुप। अगर आप क्या करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। देखो हमने 3 थ्योरम की है, अगर हम साइक्लिक ग्रुप का इंटरसेक्शन करते हैं तो साइक्लिक ग्रुप प्राप्त होता है, अगर हम सब ग्रुप का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें सब ग्रुप ही प्राप्त होता है, और अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज एवरी फील्ड इज एन इंट्रीगल डोमेन। जितने भी फील्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे इंट्रीगल डोमेन। क्या रखते हैं, सारे के सारे फील्ड क्या होते हैं, हमारे इंट्रीगल डोमेन होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, ए स्क्यू फील्ड हैज नो डिविजर ऑफ जीरो। अगर कोई स्क्यू फील्ड है वो क्या नहीं रखता, अगर गाइज वो सारी थ्योरम्स हमारी ग्रुप थ्योरी की थी, जो ये वाली सारी थ्योरम्स है वो रिंग थ्योरी से है। रिंग थ्योरी में आपको पता है कि फील्ड सबसे पहला टॉपिक होता है, तो सारी थ्योरम सब फील्ड की है हमारी। जो हमारा फील्ड है वो क्या होता है, एक इंट्रीगल डोमेन होता है। ए स्क्यू फील्ड हैज नो डिवाइजर्स ऑफ जीरो। अगर कोई स्क्यू फील्ड है तो वो क्या नहीं रखता, अपना डिवाइजर्स ऑफ जीरोज नहीं रखता। क्या नहीं रखता, डिवाइजर्स ऑफ जीरोज नहीं रखता। नेक्स्ट थ्योरम इज ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर। एक हमारे पास फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर्स, वो क्या नहीं रखती, अगर अपना जीरो डिवाइजर नहीं रखती तब उसको क्या कहेंगे कि जो हमारी फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है वो कैसी रिंग है हमारी, उस रिंग को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और उस नाम का क्या नाम है, फील्ड। तब अगर कोई फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है और वो क्या नहीं रखती, अपना जीरो डिवाइजर नहीं रखती, तब आप उसको क्या कहेंगे कि वो क्या है, हमारा एक फील्ड है। क्या है गाइस, फील्ड है। अब इसको देखो, दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, जितने भी हमारे फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होंगे वो सब क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। या तो आप ये कह लीजिए कि जो कम्यूटेटिव रिंग है, जो भी रिंग कम्यूटेटिव रिंग है लेकिन वो अपना जीरो डिवाइजर नहीं रखती, उन वे सारी की सारी रिंग क्या होंगी, फील्ड होगी। या आप कह सकते हैं कि हमारे जितने भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स हैं वो क्या होंगे, फील्ड होंगे। क्या होंगे, फील्ड होंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग विद यूनिटी इज जीरो। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है रिंग का कि वो यूनिटी के साथ कितना होता है, जीरो, और एन ग्रेटर जीरो, जीरो और एन ग्रेटर जीरो अकॉर्डिंग एज यूनिटी एलिमेंट 1। अगर यूनिटी एलिमेंट 1 है तब वैल्यू कितनी होगी हमारी, जीरो होगी। रिगार्डेड एज मेंबर ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ द रिंग हैज द ऑर्डर जीरो और एन। देखो अगर ऑर्डर जीरो है तब जो यूनिटी होगी वो जीरो होगी, है ना, और यूनिटी एलिमेंट हमारा 1 होगा। अदरवाइज अगर हमारा कितना है, एन है, ऑर्डर अगर एन है, ठीक है ना, ऑर्डर एन हो या ऑर्डर जीरो हो तब यूनिटी जीरो होगी और यूनिटी एलिमेंट भी हमारा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थ्योरम, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज जीरो। जो इंटीग्रल जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंटीग्रल डोमेन की, या तो जीरो होगी और एन ग्रेटर जीरो, या एन किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। कब होगा, अकॉर्डिंग एज द ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट रिगार्डेड एज ए मेंबर ऑफ द एडिटिव ग्रुप। देखो मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि यहाँ पर जो ग्रुप है वो भी एडिटिव ग्रुप है और यहाँ पर जो ग्रुप है वो भी हमारा एडिटिव ग्रुप है ऑफ द इंटीग्रल डोमेन। किसका, इंटीग्रल डोमेन का। वहाँ पे जो था हमारा रिंग का था डोमेन, और यहाँ पे किसका डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन का। इज इधर जीरो और एन। देखो कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगी अगर वैल्यू जीरो है, और कैरेक्टरिस्टिक किससे बड़ी होगी, जीरो से बड़ी होगी जब हमारा जो इंटीग्रल डोमेन है उसकी वैल्यू कितनी है, एन। अगर वैल्यू जीरो तब कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल डोमेन की जीरो होगी, और अगर हमारा इंटीग्रल डोमेन की वैल्यू एन है तब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, एन ग्रेटर जीरो। और गाइस सेम ये थ्योरम यहाँ पे भी है, इस तरह से ही है।
ठीक है ना, ये मुझे साफ दिख नहीं रहा था। और जीरो, अगर जीरो है ऑर्डर तब कैरेक्टरिस्टिक रिंग की जीरो होगी, और अगर हमारा ऑर्डर n है रिंग का तब जो कैरेक्टरिस्टिक होगी रिंग की वो या तो जीरो से बड़ी होगी, लिखा है ना n ग्रेटर जीरो, यानी कि 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम इज every non-zero element of an integral domain D regarded as a member of the additive group of D of is the same order। देखो, कोई इंटीग्रल डोमेन हो आपके पास या फिर आपके पास एडिटिव ग्रुप के मेंबर्स हो, या तो इंटीग्रल डोमेन हो या एडिटिव ग्रुप के मेंबर्स हो, दोनों का ऑर्डर जो होता है सेम ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर होता है? सेम ऑर्डर। इंटीग्रल डोमेन का और एडिटिव ग्रुप के मेंबर्स का दोनों का ऑर्डर क्या होता है? हमेशा सेम होता है। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि इंटीग्रल डोमेन के साथ हम कौन सा ऐसा पेयर छाटिए इन चार में से कि जिसका ऑर्डर सेम होता है। तो किसका ऑर्डर सेम होगा? एडिटिव ग्रुप्स के मेंबर का, दोनों का जो ऑर्डर होगा वो हमारा सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन इज ईदर जीरो और ए प्राइम नंबर। देखो ये बहुत पूछता है, ये वाली थ्योरम सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि जो इंटीग्रल डोमेन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी होती है? उसकी या तो जीरो होगी या प्राइम नंबर होगा, जीरो होगी या सिर्फ प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर आपको पता है ना, 1 2 3 5 7 9। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने 1 बोल दिया, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 1 एक ओड नंबर है जो कि प्रॉपर्टी सारी प्राइम नंबर वाली रखता है, लेकिन फिर भी 1 को प्राइम नंबर कंसिडर नहीं किया जाता। हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 2। एक बार सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो उसमें आंसर है उसका कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। सबको पता है, मैं आपको ऐसे ही बता रही थी। ठीक है ना, लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। डी क्या है? कोई इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी एलिमेंट 1। उसका जो यूनिटी एलिमेंट कितना है? 1। इफ डी इज एन ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन, अगर डी क्या है? ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन है, देन शो डेट 1 इज पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ डी। तब पॉजिटिव एलिमेंट कितना होगा हमारा? ऑर्डर इंटीग्रल डोमेन का जो पॉजिटिव एलिमेंट होगा वो क्या होगा? उसका पॉजिटिव एलिमेंट हमारा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी द फील्ड सी। सी मीन्स कॉम्प्लेक्स, पता है ना आपको कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स क्या होता है गाइज? कॉम्प्लेक्स होता है x प्लस आई वाई, यानी कि जिसमें आधा पार्ट रियल होता है और आधा पार्ट हमारा इमेजिनरी होता है ना। तो उसने बोला है कि हमारे पास कोई फील्ड है, कॉम्प्लेक्स का फील्ड है, एडिशन के रेस्पेक्ट में, और डॉट मीन्स प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसके रेस्पेक्ट में? किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। इज नॉट ऑर्डर्ड, वो क्या नहीं होता? ऑर्डर्ड नहीं होता। क्या नहीं होता? ऑर्डर्ड नहीं होता। ठीक है ना, नेक्स्ट द ऑर्डर रिलेशन इज एन ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन इज ट्रांजिटिव। अगर आप ऑर्डर रिलेशन निकालेंगे ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन का तो वो कैसा होता है? ट्रांजिटिव। देखो इसको इस तरह से पूछता है कि जो ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन होता है उसका ऑर्डर कैसा होता है? पूछेगा रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है, या ट्रांजिटिव होता है? तो गाइस सिर्फ वो ट्रांजिटिव होता है, ना ही रिफ्लेक्सिव होता और ना ही सिमेट्रिक होता। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर टू बी सब रिंग। देखो कोई रिंग, हमारी कोई रिंग कब सब रिंग होगी? कोई रिंग आर कब एस जो सबसेट है वो सब रिंग होगी? कब होगी? अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस, कोई एलिमेंट हमारा रिंग में यानी कि जो उसका सबसेट है एस में बिलोंग करता है, और कोई एलिमेंट बी है वो भी सबसेट एस में बिलोंग करता है, और सबसेट एस किसका है? रिंग आर का। और ये इम्प्लाई करता है कि जब आप ए माइनस बी करते हैं, क्या करते हैं? ए माइनस बी करते हैं, वो भी किस में पड़ता है? आपका एस में, इसी सबसेट में पड़ता है जिससे आपने ए और बी दो एलिमेंट लिए थे, उनको माइनस किया, और माइनस करने के बाद जो आपको एलिमेंट प्राप्त हुए वो भी किसके प्राप्त हुए? सब रिंग के ही प्राप्त हुए, या फिर आप कह सकते हैं कि सबसेट के प्राप्त हुए। ठीक है ना, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक एलिमेंट ए एस का लेते हैं, एक एलिमेंट बी एस का लेते हैं, और उनकी प्रोडक्ट ए बी, उनकी प्रोडक्ट भी किस में पड़ती है? एस में ही पड़ती है, तब आप कह सकते हैं
कि अगर कोई सेट ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ए माइनस बी सबसेट एस में पड़ता है और ए बी भी सबसेट एस में पड़ता है, तब आप कहेंगे कि उस सबसेट एस को क्या कहते हैं, हम सब रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सब रिंग कहते हैं। और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एस प्लस माइनस एस, कि जब आप एस में से एस को माइनस करते हैं तो वो एस ही होता है, जीरो नहीं होता है ना। इस तरह की प्रॉपर्टी जरूर पूछी जाती है। और एक प्रॉपर्टी ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि अगर ये आपकी रियल नंबर के, पर मैं फिर भी बता रही हूँ यहाँ पे, आप साइड में नोट कर लेंगे कि अगर ए सबसेट है बी का, तब डी ए किसका सबसेट होगा, ए सबसेट है बी का। तो ये बात इम्प्लाई करती है, सॉरी, अगर ए इंटरसेक्शन बी का है तब ये सबसेट होगा डी ए इंटरसेक्शन डी बी का। रुको मैं एक बार लिख देती हूँ साफ साफ ना। अगर ए सबसेट है बी का, ये बात, तब ये सबसेट होगा किसका, डी ए इंटरसेक्शन डी बी का। ठीक है ना। अगर आप एस एस की प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसका सबसेट होता है, एस का ही सबसेट होता है। एस एस की प्रोडक्ट किसका सबसेट होता है, एस का ही सबसेट होता है। ध्यान से देखो इस प्रॉपर्टी को एक बार। अगर ए सबसेट है बी का, या ए और बी का आप इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होता है, डी ए इंटरसेक्शन डी बी का। देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, मैं आपको बार बार सबसेट बताना चाह रही थी ना, तो इसलिए इंटरसेक्शन को भी बार बार सबसेट बोली थी, क्योंकि मेरा मेन फोकस इस साइन पर है। हमारा माइंड मैथ में ऐसा करता है कि एक पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड पार्ट राइट हैंड साइड, और बीच में जो मार्क होगा वो इक्वल होगा। नहीं, यहाँ पे जो मार्क है वो सबसेट का है। ठीक है। तो गाइज आज हमने ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी की काफ़ी सारी थ्योरम्स कर ली हैं। अब हमारी कुछ ही थ्योरम्स बची हैं जो हमारी 4 से 5 क्लासेस में ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं की तो प्लीज़ एक बार पहले की क्लासेस कर लीजिए। ठीक है ना। और अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं थ्योरम के, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स की कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सिर्फ 49 रुपीज़ है। और मैंने 1500 जो टीजीटी है, DSSS टीजीटी, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग 1500 MCQ जो कि 32 टॉपिक से लिए हैं, और जिसमें मैंने 17 बुक्स का यूज़ किया है MCQ लिखने में। और उसमें ट्रू फॉल्स भी है, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। और जो ग्रुप थ्योरी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो नेट JRF की तैयारी करते हैं बच्चे, उनकी बुक से भी लिए हैं। अगर आपको वो नोट्स परचेज करने हैं MCQ वाले, तो आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उनकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है, और कल के बाद कॉस्ट 149 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है ना। और जो हम क्लासेस कर रहे हैं 60 डे फ्री बैच, डेली क्लास चल रही है ना 60 डे फ्री बैच की, उसमें हम 8 क्लासेस कर चुके हैं। क्लास के सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको नोट्स नहीं परचेज करने, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ नोट्स जब मैं पढ़ाती हूँ उनको बनाते रहिए, लिखते रहिए। और जितने भी आपको क्लासेस हो चुकी है, जितनी भी आपके 60 डे बैच की, उन सब की फ्री PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, है ना, आपको लगता हो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह आपका एक थैंक यू होगा मेरे लिए। ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट इसी तरह लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।